ऐसा नंबर आना चाहिए जो वो 11 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा केस मिल गया तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। माई सेल्फ सोनिया वर्मा। और आज के सेशन में हम अपना CUET का 2023 का पेपर, जिसमें हम जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इससे पहले आपके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें मैं 2023 का जो पेपर है आपका जनरल टेस्ट का, उसके आई थिंक 10 करके क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो दिस इज आवर पार्ट 3। बाकी के जो भी आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन दिस सेशन, ठीक है। तो 2023 का मैं कोशिश करूंगी कि आज हमारा ये जो कंप्लीट पेपर है वो यहाँ पर डन हो जाए, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास, है ना। और आपके सामने क्वेश्चंस एक एक करके आते जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि भाई बाकी सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन जनरल टेस्ट में क्या करोगे, आपका रीजनिंग में और मैथ्स का जो पोर्शन आता है उसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आए पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है। आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। आप पहले खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन को समझने का, लिखने का, ठीक है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद जब आपने अपना दिमाग लगा लिया, ठीक है, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करो एंड देन आप अपना सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही बैठ के नहीं देखना है वीडियो, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। अलका इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, माला इज ओल्डर देन राम, हु इज द यंगेस्ट। हो गया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन एक बार मैंने क्विक रीडिंग कर लिया कि आखिर क्वेश्चन आया हमारा किस टॉपिक से है ना। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, आपके पास कुछ यहाँ पे लोगों के नाम दे रखे हैं, बोला है कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इसके बीच में है, तो वॉट एवर। उसके बाद लास्ट में पूछ लिया कि सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। लिखा है अलका इज ओल्डर देन माला। भाई जो ओल्डर है, जो बड़ा है, मैं उसको ऊपर लिखती हूँ, है ना, और जो यंगर है उसको मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो अलका इज ओल्डर देन माला, अलका इज ओल्डर देन माला, पूरा नाम ना लिख के सिर्फ इनिशियल लिख दिया मैंने। अलका इज ओल्डर देन माला। फिर लिखा है गोपाल इज ओल्डर देन माला, ठीक है, गोपाल जो है वो भी माला से ओल्डर है बट यंगर देन अलका। मतलब क्या गोपाल कहीं बीच में आएगा? गोपाल इज ओल्डर देन माला लेकिन यंगर है किससे? अलका से, ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर लिखा है कपिल इज यंगर देन राम। अब कपिल और राम कहाँ आएंगे अभी मुझे नहीं पता, है ना। कपिल इज यंगर मतलब कपिल छोटा है किससे? राम से, ये बात बताई गई आपको। अभी इसमें मैं राम और कपिल को कहाँ फिट करूं अभी मुझे नहीं पता, अगली लाइन पढ़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है राम एंड माला, है ना। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, तो कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। कपिल जो है ना वो छोटा है किससे? राम और माला से, तो कपिल कहीं नीचे आने वाला है। और राम कहाँ आएगा? राम भी मुझे नहीं पता बेसिकली, या तो राम और माला बराबर भी हो सकते हैं या तो राम कहीं बीच में भी आ सकता है, तो अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं राम को बीच में ऐसे रखती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। माला इज ओल्डर देन राम, चलो हो गया, मेरा सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं पता था भाई फर्स्ट वाली लाइन से, ठीक है, कि कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, तो कपिल यंगर है, छोटा है किससे? राम और माला से। फिर क्लियरली बोल दिया कि माला इज ओल्डर देन राम, माला जो है वो बड़ी है किससे? राम से, तो राम बीच में कहीं आएगा, है ना। हु इज द यंगेस्ट, भाई सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा है कपिल, ठीक है। तो कपिल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ए वाला ऑप्शन जो है वो मेरा एकदम सही है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन देखो हम इसीलिए कर रहे हैं बाबा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो हम एग्जाम में डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जब कम से कम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए होगे ना, तब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को मतलब कम से कम टाइम में कर पाओगे और कम सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर आप पहली बार आप सोचोगे भाई जीटी रीजनिंग तो क्या है, आसान है, हम एग्जाम में देख लेंगे डायरेक्ट, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे, आपको भाई क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना, हो सकता है स्टेटमेंट आपने कहीं गलत समझ ली, कुछ भी आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो आपके पास चांस दोबारा नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो आपको जो एक चांस मिल रहा है आपके एग्जामिनेशन में बैठने का, है ना, उसमें आपको अपना बढ़िया नंबर लाने का, ताकि अच्छी कट ऑफ आप मतलब आप जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सके, राइट। तो आप क्या करो कि कम से कम प्रैक्टिस तो कर ही लो भाई, PYQs प्रैक्टिस कर लो, और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी सिर्फ उतना पढ़ो। मैं तो सिंपल कह रही हूँ कि भाई आपको ना कोई बुक देखनी है ना कुछ देखना है, मैं जितना पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। बोला है अभी ए और बी जो है ना वो कोई एक पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। ए जो है 45 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करता है,
ठीक है, और बी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब ए 45 में करेगा, बी 40 में करेगा। बोला है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, अब इन दोनों ने ना साथ में मिलकर काम करना चालू किया, ठीक है, ए और बी ने दोनों साथ में मिलकर काम करना चालू किया। बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। क्वेश्चन को ढंग से समझना, क्या बोला कि एक पीस ऑफ वर्क है, वो पूरा वर्क ए जो है वो कंप्लीट कर सकता है 45 डेज में, बी कंप्लीट कर सकता है 40 डेज में, लेकिन इन दोनों ने मिलके काम करना चालू किया है, ठीक है। मतलब जब मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा काम, है ना, यूनिटी, राइट। तो अगर यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ में मिलकर एंड तक नहीं काम किए, भाई कुछ दिनों के लिए ही ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया, अब कुछ दिनों के बाद, जो कि दिन आपको नहीं दे रखे हैं, ठीक है, वही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो यही पूछा है कि भाई कितने दिन बाद, है ना, जो भी हमारे एक्स डेज हैं उसके कितने दिन बाद ए ने छोड़ दिया, अब सिर्फ बी जो अकेला रह गया, तो जो बाकी का काम बचा हुआ था वो बी ने ही सिर्फ कंप्लीट किया है, और बाकी का बचा हुआ काम बी ने कंप्लीट किया है 23 डेज में, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो बी ने किया है 23 डेज में। आपको बताना है कि कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा था, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने दिनों तक ए और बी ने दोनों साथ में मिलकर काम किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा टाइम एंड वर्क से, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की बहुत सिंपल सी कहानी, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे ए और बी का 1 डे वर्क निकालना है, ठीक है, कि ये तो बता दिया कि भाई ए जो है वो पूरा काम 45 डेज में कर सकता है, ठीक है, बी जो है वो 40 डेज में कर सकता है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पहले तो कैपेसिटी हम निकालेंगे कि भाई ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, पहले मैं 1 डे वर्क निकालूंगी, ठीक है। तो मैं निकालूंगी यहाँ पर एज 1 डे वर्क, ए जो है वो अकेला अगर काम करे, ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, बोलो एक दिन में कितना काम करेगा, जब ये टोटल कर रहा है 45 डेज में, तो एक दिन का हो जाएगा 1/45, एकदम सिंपल सी कहानी है ना, ठीक है। अगर मैं 20 1 डे वर्क की बात करूं, बी का 1 डे वर्क जो है वो कितना दिन में होगा, तो हम कर देंगे, कह देंगे 1/40, है ना, 40 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40। अब हुआ क्या, ए और बी ने दोनों साथ में मिलकर काम करना चालू किया ना, तो अब ये भी देख लो, ए प्लस बी जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/45 प्लस 1/40, यही हुआ क्या, यही हुआ क्या, बोलो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ए और बी जब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है तो उनका हमने 1 डे वर्क निकाल लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो दोनों का 1 डे वर्क निकाल लिया है हमने, अब बोला है कि ए लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, ए जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, एक्स डेज के बाद, तो मुझे एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, बेसिकली यही पूछा ना कि हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, कितने दिनों बाद ए जो है छोड़कर चला गया, तो ए छोड़ के गया है एक्स दिन बाद, इसका मतलब एक्स डेज ही ए और बी दोनों मिलकर साथ काम किए होंगे, ठीक है, और मुझे इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कहानी हमें समझ में आई। उसके बाद बोला है कि आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब एक्स डेज के बाद फिर बी ने सारा का सारा काम किया, तो बी डिड रिमेनिंग वर्क, बी डिड रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में, साफ साफ दे रखा है आपको, बी डिड रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, इन 23 डेज, तो बी अकेले ने काम किया है 23 डेज में। अब मैं क्या बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कि बी का 1 डे वर्क क्या होगा, लेकिन इन 23 डेज के लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं अभी, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर निकालना है, तो बी का बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क, अब क्या हो जाएगा, बी का मेरा 1 डे वर्क वैसे जो था कि वो कंप्लीट काम अगर करता, अगर पूरा काम स्टार्टिंग टू एंड अगर वो करता तो 1/40 होता, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर पूरा काम नहीं देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं 23 डेज के लिए उसने अकेले काम किया ना, जब ए छोड़कर चला गया था, ठीक है। तो बी का 1 डे वर्क आफ्टर ए लेफ्ट, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ आफ्टर ए लेफ्ट, ए लेफ्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 1/40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने 23 से, बिकॉज 23 डेज के लिए उसने अकेले काम किया है, तो 1/40 उसका 1 डे वर्क था, लेकिन अब कर रहा है वो 23 डेज के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 23 से, ठीक है। ये आ गई कहानी।
अब हमें भाई इन सारी चीज़ों से ना एक इक्वेशन बनानी है। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ कि 1/40 इंटू 23 क्या होता है। डायरेक्टली हम अपनी इक्वेशन में इसी को पुट करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ से मुझे एक इक्वेशन बनानी है। देखो हुआ क्या, सिंपली हुआ क्या कि ए और बी ने दोनों साथ में मिलकर काम किया, मतलब ये वाला, ठीक है। और कितने दिन तक काम किया है, एक्स डेज तक। तो मुझे अभी नहीं पता एक्स की वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी 1/45 प्लस 1/40, ए और बी ने दोनों मिलकर काम किया, कितने दिन के लिए काम किया बोलो, एक्स डेज के लिए काम किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ए चला गया, ए चला गया। इसके बाद सिर्फ बी अकेला काम कर रहा है, तो बी का 1 डे वर्क मेरा क्या निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है। इसका मतलब मैं ऐड करूंगी ना, तो 1/40 इंटू 23, इसलिए मैंने देखो सॉल्व नहीं किया था, अब कर लेंगे यहाँ पर। इक्वल टू ये 1 डे वर्क, ये 1 डे वर्क, ये 1 डे वर्क था तब जब ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे। अब ए चला गया, अब बी अकेले कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 डे वर्क है, तो दिस इज इक्वल टू 1 ही होगा ना। मैं 1 डे वर्क की ही बात कर रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन 1 डे वर्क पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बस ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको सॉल्व करो भाई, एक्स की वैल्यू निकालो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुरंत सॉल्व करते हैं। चलो 45 और 40 का भाई जब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एलसीएम लूंगी मैं 360, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या, 17 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 17x अपॉन में 17x अपॉन में 360 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 23/40, 23/40 इक्वल टू 1 है, ठीक है। और सॉल्व करो, 17/360x इज इक्वल टू 1 माइनस 23/40 इक्वल टू, इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ भाई, नीचे मेरा एलसीएम आएगा 40, 40 माइनस 23 कितना होता है, 17 होता है, तो यह जगह मेरा 17/40, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं आगे लिख रही हूँ इसको, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आया मेरा 17/360x इक्वल टू आया है 17/40, तो 17 से 17 मेरा कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 4 9 जा 36 भी होता है। तो मेरी यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, x/9 इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या 9 नहीं आ गई आपकी, और क्या मुझे x ही निकालना था, यस मुझे x ही निकालना था कि भाई a और b दोनों मिलके काम कर रहे थे, फिर x डेज बाद, है ना, मतलब 9 दिन बाद a छोड़कर चला गया, बाकी जो बचा हुआ वक्त था वो b ने अकेले काम किया 23 डेज तक, एंड काम कंप्लीट हुआ। आ गया भाई क्वेश्चन, देखो कितना आसान ही था, ठीक है। 9 कहाँ गया, 9 डी वाला ऑप्शन मेरा सही है। तो देखो टाइम एंड वर्क के जब भी क्वेश्चन आए तो उसको हमें 1 डे वर्क निकालना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन है आप इसी तरीके से अपनाओ, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत तरीके होते हैं भाई, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। इसके भी और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही ये तरीका है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो सकता, आप कहीं और पढ़ो, आपको कोई और तरीका मिल जाए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना कोई फॉर्मूला रटो, ना कुछ करो, लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करो बस, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क दे रखा था, हमने 1 डे वर्क निकाला कि भाई एक दिन में एक्चुअली वो कितना काम कर रहा है, बस इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आ जाओ भाई अगले में, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आंसर फिगर इन विच प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड। बहुत एकदम ही क्या ही बोलूँ मैं, ये क्वेश्चन क्या ही दिया है, हलवा टाइप क्वेश्चन दिया है। बोला है कि भाई ये जो वाई आ रहा है कौन सा फिगर में आ रहा है, ये तो अंधा भी बता देगा, चलो अंधा तो नहीं बताएगा, सॉरी यार, है ना, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो वाई कहाँ पे आ रहा है, वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे आ रहा है, कहीं और तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन मेरा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ इन अ कोड लैंग्वेज वर्ड इज रिटन एज 1 2 3 4, देखो क्या लिखा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि भाई एक वर्ड है उसको हमने किस तरीके से कोड कर दिया, ठीक है, दूसरे को इस तरीके से कोड कर दिया, तो अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, सिंपल। तो वर्ड इज रिटन एज 1 2 3 4, ठीक है। फिर गॉड इज रिटन एज 5 2 4, फिर बोला है कि पुट इज रिटन एज 6 7 8, तो गुड को कैसे लिखा जाएगा। चलो हमें यहाँ पे चेक करना है कि भैया जो 3 वर्ड्स दे रखे हैं, है ना, इसमें पहले तो कॉमन देख लो, देखो डब्लू है, बाकी किसी में डब्लू नहीं है, यहाँ पर ओ है, और इस केस में ओ को 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी ओ है, ओ को 2 लिखा गया है, मतलब ओ को मैं 2 ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो अगर मेरा यहाँ पर ओ है तो वो 2 ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर मेरा और कहीं भी नहीं है, डी मेरा देखो, डी यहाँ पर 4 है, डी यहाँ पर 4 है, तो डी को मैं 4 ही लिखूंगी, ठीक है। और देखो इसके अलावा क्या कॉमन है मेरा,
जी देखो, जी मेरा यहाँ पर 5 है, जब जी 5 है तो यहाँ पर भी तो 5 ही लिखा जाएगा, है ना। तो सिंपल सी कहानी थी, जो यहाँ से दे रखा है उसी को हमने यूज करके अपना वर्ड बना लिया। तो 5224 मेरा करेक्ट आंसर है, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 8:5:2। इफ सी एक्सपेंड्स 2000 एंड बी सेव 700, देन व्हाट अमाउंट डज ए सेव। तो ये क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडिचर सेविंग से, इनकम से। तो आपको भाई पता है कि आपकी जितनी इनकम आती है, ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, सिंपल लॉजिक, आपकी जितनी इनकम आएगी उसी इनकम में से आप एक्सपेंस आप करोगे, है ना, एक्सपेंडिचर करोगे, जो भी आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, उसी इनकम में से तो सेविंग भी करोगे। आपके पास कोई और स्रोत है भाई कमाने का? आप एक जगह जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहां से आपको सैलरी मिल रही है, आपको जितनी सैलरी मिलेगी आप उसी में से खर्च करोगे, उसी में से बचाओगे ना। इसका मतलब जो मेरी इनकम होती है, जो इनकम है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, सिंपल सी बात बताई है, ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। चलो अब क्या करेंगे आगे। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या बोला है यहाँ पर कि ए और बी की इनकम को हम एक रेशियो मान लेते हैं 5:3। जब भी रेशियो दिया जाता है तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमेशा हम उसको कैसे लेट करते हैं, 5:3 है तो मैं बोलूँगी 5x 3x, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने। तो मैं अब लिख रही हूँ, अब देखो, एज इनकम, पहले इनकम की बात की गई है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 5x लिख दूंगी मैं, ठीक है। बी की इनकम क्या हो जाएगी, 5:3 था तो ये 3x हो जाएगा। अब क्या लिखा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो, ये अब मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ, तो एज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा 8y। अब मैं यहाँ पर y लिखूंगी, क्यों भाई, x मेरा इनकम बताता था, y मेरा एक्सपेंडिचर बता रहा है, मान लो, है ना, मैं x नहीं लिख सकती यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो एज एक्सपेंडिचर मैंने 8y मान लिया, फिर क्या है भाई, बीज एक्सपेंडिचर, बी ने कितना खर्च किया है 5y, सी ने कितना किया है 2y, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब क्या लिखा है, इफ सी स्पेंड्स 2000 एंड बी सेव्स 700, देन व्हाट अमाउंट ऑफ डज ए सेव। अच्छा, अब आपको बोला कि इतनी कहानी के बाद बोल दिया है कि अगर सी स्पेंड करता है 2000 रुपए, मतलब सी का जो एक्सपेंस है वो है 2000, सी का जो एक्सपेंस है दैट इज इक्वल टू 2000। मतलब यहां से आपको एक बात पता चल गई कि भाई 2y इज इक्वल टू 2000 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, है ना, और ये आ जाएगा 1000। तो मेरी y की वैल्यू जो है वो 1000 आ रही है। जब y की वैल्यू 1000 आ गई तो अब मैं ये सारी वैल्यूज निकाल सकती हूँ कि a ने कितना एक्सपेंडिचर किया होगा, b ने कितना किया होगा। जब y मेरा 1000 है तो 8 इंटू 1000 ये हो जाएगा 8000, 5 इंटू 1000 ये हो जाएगा मेरा 5000, और ये मेरा y जो है वो 1000 है, ठीक है। और जो c का एक्सपेंडिचर है, c का एक्सपेंडिचर यहाँ पर 2000 है, y की वैल्यू मैंने निकाल ली है। चलो अब क्या लिखा है, अगर b सेव करता है 700 रुपीज, जो सेविंग है b की वो है 700 रुपीज, तो व्हाट अमाउंट ऑफ डज ए सेव। मतलब अब सेविंग के बारे में पूछा है कि a कितना सेविंग कर रहा होगा। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी। बी के बारे में दे रखा है तो बी के बारे में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना, बी के बारे में लिख रही हूँ कि बीज इनकम, है ना, ये वाली अपना जो फॉर्मूला है ये वाला यूज करेंगे कि भाई जितनी इनकम होगी उसी में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, ठीक है। तो बी की जो मेरी इनकम है जो किसके बराबर है, अभी मैंने देखा 3x, बी की इनकम है 3x, और इस ही 3x में से उसका एक्सपेंडिचर भी होगा, उसकी सेविंग भी होगी। एक्सपेंडिचर कितना है बी का 5000, उसकी सेविंग कितनी है बोलो, सेविंग बोल दिया आपको, कहाँ गया, बी सेव से 700 रुपीज, कि बी जो है वो 700 रुपये सेव कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से निकाला 5000 और 700, ये हो गया मेरा 5700, ये 3x है, इसको हम यहाँ से काट देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और ये आ गया मेरे x की वैल्यू 1900, ठीक है, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 1900, x की वैल्यू 1900 आ गई। तो क्या अब आप इनकी इनकम्स नहीं बता सकते हो, कितना काम आसान हो गया, बताओ जल्दी से। ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए की इनकम थी कितनी 5x,
मतलब कि 5 इंटू 19,000, 1900 सॉरी नॉट 1000, है ना। बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3x, मतलब 3 इंटू 1900, ठीक है, ये निकाल लेंगे हम। चलो 9 5 जा होता है 45, और ये 5 1 जा 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 और 4 5, और ये 0 0, ठीक है, ये आ गया मेरा। एज इनकम बीज इनकम दोनों में निकाल चुकी हूँ। फाइनली पूछा क्या है देन व्हाट अमाउंट डज ए सेव। तो ए की सेविंग बता दो आखिर कितनी है, ठीक है, ए की सेविंग बता दो कितनी है। ए की सेविंग पूछी है तो हमें अपना फॉर्मूला पता है कि एज इनकम इक्वल टू ए का एक्सपेंडिचर प्लस ए की सेविंग, ए का एक्सपेंडिचर प्लस ए की सेविंग, और ए की सेविंग आपसे पूछ ली है। तो ए का इनकम कितना है मैं निकाल चुकी हूँ। ए का इनकम कितना है 9500। ए का एक्सपेंडिचर बोलो कितना है, ए का एक्सपेंडिचर है 8000। तो क्या सेविंग नहीं निकल जाएगी, ए की सेविंग निकल गई। ए की सेविंग हो जाएगी मेरी 9500 माइनस 8000। तो जो ए है वो बेचारा कितना बचा पा रहा है अपनी पूरी इनकम में से, वो बचा पा रहा है ओनली 1500 रुपीज बचा पा रहा है। 1500 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। इजी था, कुछ था नहीं, बहुत लॉजिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे हमने निकाल दिया। एकदम इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इफ ए फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ। तो ये तो यहाँ पर जो कार्ड्स खेलते हैं ना, जो पत्ते खेलते हैं लोग, पहले तो वो वाले लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पत्ते खेलना आता है। बस आपसे पूछा नहीं है खेलना कैसे होता है ना, इतना नहीं पूछा है, ठीक है। आपको खाली बोला है क्या कि ए बी सी डी भाई 4 लोग हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी आपस में पार्टनर है, तो ये पार्टनर मिलके मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 लोग खेल रहे हैं जिसमें से ए और बी पार्टनर है, सी और डी पार्टनर है, ठीक है। अब बोला है कि डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, भाई डायरेक्शन आपको आनी चाहिए ना, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, है ना, ये आपको डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। क्या बोला है, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, डी का जो फेस है, ठीक है, डी जो फेस कर रहा है वो नॉर्थ के साइड में फेस कर रहा है। तो बताओ डी कहाँ बैठा होगा कि उसका फेस नॉर्थ की साइड है, उसका फेस नॉर्थ की साइड है, तो डी बैठा होगा मेरा इधर। यही कहानी हुई ना, ताकि उसका फेस जो है वो नॉर्थ की साइड हो, ऐसे करके बैठा है। अब क्या बोला, इफ ए फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, ए का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, ए का फेस देखो वेस्ट ये है, तो ए का फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। अरे भाई जब चारों लोग खेल रहे होंगे तो सबका फेस एक तरफ होगा ना, मतलब सब लोग सेंटर में देख रहे हैं, यहीं पर पत्ते रखे जाएंगे, है ना। इसका मतलब ए का फेस इधर है टुवर्ड्स वेस्ट, डी का फेस है टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर क्या बोला, देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ का जो फेस है, ठीक है, साउथ का साउथ डायरेक्शन में कौन फेस करके बैठा होगा बेसिकली, ठीक। और साफ साफ दे दिया कि ए बी सी डी खेल रहे हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग पार्टनर्स होते हैं वो ऑपोजिट आपके बैठेंगे। तो अगर ए और बी पार्टनर है तो ए यहाँ बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठा है तो सी यहाँ बैठेगा। अब आपसे पूछा है कि देन हु फेसेस टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ किसका फेस हुआ बोलो, साउथ ये वाला डायरेक्शन है ना, साउथ की तरफ किसका फेस हुआ, सी का फेस हुआ। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इन अ फिजिक्स टेस्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 40, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स इज 50 एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स इज 20, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज। तो सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इस क्वेश्चन में। बोला है कि एक फिजिक्स टेस्ट में जो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, कोई भी एक फिजिक्स टेस्ट हुआ, एवरेज मार्क्स गर्ल्स के कितने आए हैं, 40 आए हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। जब किसी का भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज बेसिकली, कि भाई एवरेज निकालने का मतलब कि टोटल जो सम है ऑब्जर्वेशंस का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स हो जाएगा मेरे टोटल, या फिर सम कह सकती हूँ, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स, सारी लड़कियों के
जो मार्क्स होंगे फिजिक्स टेस्ट में उन सबको हम ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स, है एल गायब कर दिया यहाँ पे मैंने ना, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कि भाई कितनी गर्ल्स हैं आखिर, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स आखिर कितनी है, यही एवरेज आप निकालते हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और कितने उनको मार्क्स मिले हैं सभी लड़कियों को, उन सबको हम एडअप करेंगे तो हमारा एवरेज मार्क्स निकल जाएगा सारी गर्ल्स का। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरेज मार्क्स तो आपको दे ही रखा है कि 40 है, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 40 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स, आपको कहीं नहीं दिया, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स आपको कहीं नहीं दिया। और नंबर ऑफ गर्ल्स आखिर कितनी गर्ल्स हैं उनको हम मान लेते हैं एक्स, उसको मैंने लेट कर लिया कि ये एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिली और वो इक्वेशन क्या मिली मुझे कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स इज इक्वल टू 40x। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई है ये, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है, वो है 40x। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड स्टेटमेंट लिखा है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 20 गर्ल्स, ठीक है, अब जितनी भी एक्स गर्ल्स हैं उसमें से जो पहली 20 गर्ल्स होंगी उनका एवरेज मार्क्स है 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखूंगी मैं क्या, एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स, इसका मतलब यहाँ पर जो मुझे ऊपर ऐड करना पड़ेगा वो टोटल मार्क्स होगा फर्स्ट 20 गर्ल्स का, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स, और अपॉन में 20 ही, तो क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स तो 20 ही है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स तो यहाँ पर 20 की बात कर रही हूँ कि भाई 20 लड़कियों के कितने मार्क्स हैं, उनका एवरेज आपको दे रखा है 50, तो ये नीचे तो आपका 20 ही आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये वाली वैल्यू आपको दे रखी थी कि दिस इज 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 इज इक्वल टू, अब ये है मेरा टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ, भाई टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल्स कितना आ जाएगा, 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, तो 5 टू जा होता है 10, है ना, और 2 जीरो और लगा देंगे, तो इतने हमारे मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं पहले 20 गर्ल्स के, ठीक है। और टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स है मेरे पास x, ठीक है, टोटल मैं मान रही हूँ x, और फर्स्ट आपके पास जो 20 है उनके मार्क्स आपको दे रखे हैं 10,000, ठीक है, ये जो मेरे मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 10,000 आए हुए हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, भाई इस पेज में तो जगह है नहीं, है ना, तो इसको 1 मिनट कॉपी कर लूँ मैं, है ना, लेट मी कॉपी दिस, और यहीं पे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो पिछले में मैंने क्या किया, मैंने टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स निकाल चुकी हूँ, सारी लड़कियों के टोटल मार्क्स, और मैं फर्स्ट 20 गर्ल्स के भी मार्क्स निकाल चुकी हूँ, ठीक है। ओके जी, अब आगे क्या कहानी होगी हमारी, फिर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स इज 20। अब जो बची हुई गर्ल्स हैं, फर्स्ट 20 गर्ल्स का एवरेज 50 था, बाकी बची हुई जो गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज है वो है 20, ठीक है। तो अब मैं लिख रही हूँ एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, 20 के बाद जो भी बची हुई लड़कियां हैं उनका, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स डिवाइड बाय रिमेनिंग गर्ल्स होंगी कितनी, क्या आप मुझे लॉजिकली बता सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स आता है ना नीचे, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होंगी, जब टोटल एक्स थी, मैंने कहा एक्स में से फर्स्ट 20 का मैं निकाल चुकी हूँ, तो बची हुई कितनी हुई, एक्स माइनस 20, एक्स मेरा टोटल था और उसमें से 20 का निकाल चुकी हूँ, ठीक है, यही तो मेरा रिमेनिंग हुआ ना, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्स माइनस 20। अब इसको सॉल्व करोगे आप, देखो ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 20, यहाँ पर ये 20 दे रखी है, ये है मेरा टोटल मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, ठीक है, डिवाइड बाय ये है मेरा x माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे मुझे मिल जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 20, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20x, ठीक है,
माइनस 2 जा होता है 4 और 4 0 0 लगा देंगे 400। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन मिल चुकी है। गॉट इट? ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। अब नथिंग टू डू क्या है, अब हमें ये भी पता है। अब एवरेज देखो मैं कितना निकाल चुकी हूँ, मुझे क्या क्या वैल्यूज पता लग गई कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स कितना है, टोटल मार्क्स फर्स्ट 20 गर्ल्स का कितना है, और टोटल मार्क्स रिमेनिंग गर्ल्स का कितना। तो सिंपल सी बात, टोटल मार्क्स ऑल गर्ल्स का, ठीक है, इक्वल टू होगा किसके, जो फर्स्ट 20 गर्ल्स हैं प्लस रिमेनिंग गर्ल्स हैं। यही बात बनी। तो इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर अपना काम करेंगे, कुछ नहीं है। तो टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स कितना था, देखो जरा, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स है 40x। तो 40x इक्वल टू करूंगी मैं, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट 20 गर्ल्स और रिमेनिंग गर्ल्स को दोनों ऐड करेंगे। तो फर्स्ट 20 गर्ल्स का जो मेरा आया है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया ना, एक्स्ट्रा जीरो नहीं है ये, 5 2 10 और 2 ही जीरो लगेंगे, दिस इज 1000, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आगे लगा रहे हैं 1000। 1000 क्या है, फर्स्ट 20 गर्ल्स के टोटल मार्क्स प्लस जो रिमेनिंग गर्ल्स के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 20x माइनस 400। सॉल्व करो इसको फटाफट, ठीक है, अब कुछ को रह नहीं गया। ये 40x है, इधर 20x है, 20 इधर जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस 20, मतलब कि 20x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये है 1000, यहाँ पे है माइनस 400, 1000 में से 400 घटाओगे तो 600 ही आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ चुकी है 30, x की वैल्यू आ चुकी है 30। आपसे पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज, जिनको मैंने x सेलेक्ट किया था, x की वैल्यू 30 आई है, मेरा करेक्ट आंसर है ए वाला ऑप्शन, दैट इज 30। आ गया ना, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए एंड बी आर टू स्टेशन 455 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, एक ए है ये वाला स्टेशन और ये बी है मेरा ये स्टेशन, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा है 455 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM, ए से 9 AM पे एक ट्रेन चलना शुरू करती है, ठीक है, एंड रन टूवर्ड्स स्टेशन बी की तरफ जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर। तो ये यहाँ से चलना शुरू हुई और इसकी जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। बोला है अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 10 AM, अब बी से 10 AM पे यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू हुई, ठीक है, एंड रन टूवर्ड्स स्टेशन ए, और ये इधर की तरफ जा रही है ना, ये इधर की तरफ जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो स्पीड है, आपको इसको मैं स्पीड 1 मान लेती हूँ या ए मान लेती हूँ कि ए की स्पीड, और इसको मैं मान लेती हूँ स्पीड ऑफ बी। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन मीट, बोला है कि भाई आपको समझ में आया क्वेश्चन, 9 AM पर, ठीक है, यहाँ से ट्रेन चलना चालू हुई, ठीक है, 1 घंटे बाद 10 AM पर यहाँ से ट्रेन चलना चालू हुई। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसकी देखो स्पीड भी ज़्यादा, इसकी स्पीड भी कम, और ये लेट भी चालू हुई है, इसका मतलब इसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने कुछ कम डिस्टेंस कवर किया होगा। अब पूछा है कि भाई ऐसा कौन सा टाइम होगा, ठीक है, क्या टाइम पर ये दोनों मीट कर रहे होंगे, ठीक है, ए और बी एक साथ मतलब क्रॉस कर रहे होंगे या मीट कर रहे होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे मैंने आपको क्वेश्चन में ये चीज समझा दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपसे पूछा है क्या, एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन मीट्स, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास दो ट्रेन है, एक की स्पीड ए है एक की स्पीड बी है, दोनों का अलग अलग स्पीड है, तो मुझे एक रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो मैं निकालूंगी सबसे पहले क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो स्पीड दे रखी होती है तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो आप। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ए प्लस स्पीड बी, सिंपल, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, भाई ए की स्पीड है 55, इसकी है 45, तो 55 प्लस 45 कितना आ गया, 5 5 10 और 5 5 10, 100 किलोमीटर पर आवर इज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये मेरे रिलेटिव स्पीड है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, आपको बोला है कि जो पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक वो है मेरा 455 किलोमीटर्स, ठीक है, 455 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोला कि देखो ये ट्रेन चालू हुई है 9 AM पर, ये ट्रेन चालू हुई है 10 AM पर, है ना,
ये ट्रेन 9 AM, ये 10 AM। इसका मतलब क्या हुआ होगा बेसिकली कि यहाँ से 1 घंटे बाद, है ना, 1 घंटे बाद ये वाली ट्रेन शुरू हुई होगी। ठीक है, अब मैंने रिलेटिव स्पीड भी निकाल लिया जो कि मेरा 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें मैं क्या क्या बातें निकाल चुकी हूँ, देखो, रिलेटिव स्पीड निकाल चुकी हूँ, ये मुझे स्पीड निकाल चुकी है ना। क्या बोला है आपको, एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन मीट, मतलब मुझे टाइम तो निकालना है, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो मुझे डिस्टेंस भी तो चाहिए, मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालूंगी, डिस्टेंस कैसे निकालूंगी, लॉजिकली हम सोच रहे हैं क्वेश्चन को, डिस्टेंस कैसे, कौन सा डिस्टेंस भाई, रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना। बचा हुआ डिस्टेंस का मतलब भाई 1 घंटे बाद ही वाली ट्रेन चालू हुई है ना, इसका मतलब ये 9 AM से 10 AM, है ना, 1 घंटा जब ये कवर कर चुकी होगी तब जाके ये ट्रेन मेरी चालू हुई होगी, है ना। और उसके बाद मुझे इनका दोनों ये लोग चल रही हैं अलग अलग स्पीड पे, जो कि मैंने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, और फिर बोला है कि भाई किस टाइम पे ये दोनों आपस में मीट करेंगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1 घंटे का गैप आ रहा है। अब इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे का गैप आ रहा है। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चली होगी, 55 किलोमीटर ना, स्पीड से पता लग रहा है भाई, 55 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 55 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटा जो इसने क्रॉस कर दिया है, मतलब इसने 55 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, 455 टोटल था, और 55 ये ऑलरेडी चल चुकी होगी, तो मतलब 400 किलोमीटर मेरा रिमेनिंग वाला डिस्टेंस है ना। यहाँ से लेकर यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ से लेकर ये जो है मेरा वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस में ही रिलेटिव स्पीड है मेरी 100, और इसी में पूछा है कि भाई ये आपस में कब मिल रही होंगी, तो मैं आराम से वाला फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड है मेरा 100, डिस्टेंस है मेरा 400, टाइम मुझे निकालना है। 0 0 0 0 मैंने काट दिया, टी गया इधर, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और भाई यहाँ पर मैं हर जो यूनिट्स है मेरी, स्पीड है मेरा किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है किलोमीटर में, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो मतलब ये 4 आवर्स की बात चल रही है, तो टाइम है मेरा 4 आवर्स। ठीक है, तो अब आपको 4 आवर्स कहाँ से कैलकुलेट करने हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है कि 2 बज रहे हैं कि 2:15 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, 2:45 हो रहा है। आपको टाइम दिया है 4 आवर्स की, 4 घंटे बाद दोनों ट्रेन मीट करेंगी। तो भाई यहाँ पे टाइम क्या था 10 AM, यहाँ क्या था टाइम 10 AM, 10 AM पे दोनों चालू हुई हैं, तो 10 AM से 4 घंटा आगे बढ़ा लो, 10 के बाद 11 12 1 2, 2 PM पे एग्जैक्टली, 2 PM पे एग्जैक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ 10 AM 10 AM प्लस 4 आवर्स कितना हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा मेरा। ठीक है, 2 PM मेरा करेक्ट आंसर है, ए वाला ऑप्शन जो है मेरा एकदम सही है। आगे बात समझ में ना भाई, कितना आराम से, मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन था एकदम, है ना, एकदम इजी और एकदम क्यूट सा क्वेश्चन, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस और कुछ नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। अ सम वाज इन्वेस्टेड टू सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, एक जो भी सम है, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कोई भी अपना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे एट अ सर्टेन रेट, कोई एक सर्टेन रेट है, अभी मुझे रेट नहीं बताया किस रेट पे किया गया है, लेकिन 3 साल के लिए किया गया है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हाइयर रेट, अगर मैं उसी को 2% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट करती, ठीक है, इट वुड हैव फेच 360 मोर इंटरेस्ट, तो मुझे 360 रुपीज इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड सम इज, तो आखिर इन्वेस्टेड अमाउंट जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है बेसिकली, वो कितना होगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ना एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, याद कर लेना, आपको याद होगा भी। एस आई इज इक्वल टू होता है PRT/100, बहुत ही प्यारा सा आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, P मेरा प्रिंसिपल, R मेरा रेट, T इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, कितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ऐसा ये सिंपल इंटरेस्ट। चलो, तो लिखा क्या है, अ सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट, रेट मुझे नहीं पता, तो रेट मैं मान लेती हूँ R ही। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पर कहानी क्या हुई, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे नहीं पता, है ना, रेट मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम मुझे पता है 3 ईयर्स के लिए किया। ठीक है, तो मेरा SI की वैल्यू ये आ गई, क्या फर्स्ट वाली लाइन से मुझे एक ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब क्या बोला है, अब क्या बोला, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हाइयर रेट, अगर 2% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट किया होता, मतलब अब बोला है कि भाई मैंने रेट 2% बढ़ाया है, जो भी रेट है मेरा उस रेट में मैं +2 कर दूं,
भाई 2% हाइयर रेट है तो +2 कर दूं, ठीक है। और टाइम नहीं आपको, मतलब यस नहीं बोला कि भाई हम 3 इयर्स के बाद हम अब 4 इयर्स के लिए कर रहे हैं या क्या। तो टाइम जो है वो आपका क्या रहा, टाइम वो आपका सेम ही रहा बेसिकली, ठीक है। तो टाइम को मैं ऐसे लिख देती हूँ टी डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट है ना, क्लियर। अब देखो क्या बोला है कि अगर इट वुड हैव फेच्ड 360 मोर इंटरेस्ट, 360 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा। आपको बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब क्या हुआ है कि अब मेरा जो यहाँ पर इंटरेस्ट है ना वो 360 रुपीज ज्यादा है। देखो आपसे सिंपल ना, दो लाइंस में दो इक्वेशन बनाई, दोनों को हमें इक्वेट करना है, ठीक है। पहली बात बोली एक सम जो है, ठीक है, जो मुझे नहीं पता, पी प्रिंसिपल अमाउंट में पी मान के चल रही हूँ, जो कि मुझे पी कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे पी कैलकुलेट करना है, दैट इज माई प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बोला है कि एक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी है अभी नहीं पता, ठीक है, मैंने एक इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे एट अ सर्टेन रेट आर, है ना, फॉर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए मेरे को एक ये कहानी मिल गई। अब बोला कि हैड इट बीन इन्वेस्टेड टू एट 2% हाइयर रेट, अगर मैंने 2% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, 2% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट किया होता, टाइम आपको यहाँ पर कुछ ये नहीं बोला कि 3 के अलावा आप टाइम मैंने बदल दिया है, तो टाइम 3 ही ईयर्स है ना, मतलब कि सेम काम कर रही हूँ, बस मुझे बताया गया है 3 ईयर्स के लिए ही किया गया है, लेकिन रेट बस 2% हाइयर है। जब रेट बढ़ गया तो मुझे 360 रुपीज इंटरेस्ट मोर मिले होंगे, मतलब जो भी मेरा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे मुझे 360 रुपीज और भी मिले होंगे, ये है मेरा, ठीक है, 360 रुपीज मुझे और भी मिले होंगे। तो यहां से हम इक्वेशन को अपने क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां से इक्वेशन को कर लेते हैं इक्वेट। देखो यहाँ पे क्या है, 3 PR बाय 100 इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा ऐसा ही है, इज इक्वल टू क्या है भाई, सेम काम किया ना, ठीक है, सेम काम किया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 PR बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि जब मेरा रेट जो है ना 2% से बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब आप ही मुझे बताओगे सारी कहानी। देखो ये मेरा रेट सर्टेन रेट था, ये मेरा 2% रेट मैंने बढ़ा दिया, जब मैंने रेट बढ़ा दिया तो बोला कि इट वुड हैव फेच्ड 360 मोर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो मुझे 360 और मिलेगा, इसका मतलब 360 और मिलेगा, मतलब यहाँ पर 360 ऐड होगा क्या, देखो ना, ऐसा इज इक्वल टू ये था, तो ऐसा ही इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस माइनस 360, अरे मैं सिंपल सॉल्व कर रही हूँ, ऐसा ही क्या हो जाएगा मेरा, दिस माइनस 360, ये ऐसा ही दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस माइनस 360, या फिर मैं लिखूँ दिस प्लस 360, है ना, 3 PR/100 प्लस 360 इज इक्वल टू ये। आगे ना बात समझ में कुछ कंफ्यूजन है क्या, कुछ कंफ्यूजन है क्या, ये क्लियर है आपको, ये मैंने कैसे लिखा, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आया, दूसरे से क्या आया कि अगर रेट मेरा बढ़ जाता है तो 360 मुझे और भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा 360 मिलेगा, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, तो ऐसा ही को मैंने कर दिया इक्वेट, तो ऐसा इज इक्वल टू है मेरा ये वाली वैल्यू 3 PR/100, 3 PR/100, ठीक है। यहाँ पर जो ऐसा की वैल्यू है वो है मेरा ये -360, ठीक है, -360, तो ये वाली वैल्यू -360 अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये +360 हो जाएगा। कुछ मैंने खास काम तो किया नहीं है यहाँ पर, अब सॉल्व करना है मुझे खाली, ठीक है। अब आई हैव टू सॉल्व, अब मैं इसको यहाँ पे हटा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फटाफट, लेट्स सॉल्व इट। ओके, पहले मैंने यहाँ पर ले लिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 PR प्लस 100 लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 है ना, 360 था ही, 00 लगा दिया मैंने, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3RP मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 3RP प्लस 3 2 जा 6 6P/100, है ना। चलो यहाँ पर देखा क्या होगा, इस साइड में क्या हो रहा है मेरा 3 PR ध्यान से देखना, देखो 100 से 100 कट गया, 3RP से 3RP आपका, अच्छा अभी हम ऐसे नहीं, हाँ चलो काट देते हैं, 3RP से 3RP भी आपका कट गया, बचा क्या 6P और ये 36,000, तो आपको पता है 6 कट जाएगा आपका, 6 6 या 36 और यहाँ पर 000 आ जाएगा, तो मेरी जो P की वैल्यू है वो आ चुकी है 6000। और क्या मुझे P ही चाहिए था क्या, प्रिंसिपल अमाउंट ही चाहिए था मुझे, P की वैल्यू क्या है,
दैट इज इक्वल टू 6000। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एक सिंपल इंटरेस्ट का बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, PRT बाय 100। ठीक है, और इसके हिसाब से आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रेट R माना, टाइम 3 ईयर्स है, दूसरे केस में रेट 2% से बढ़ा तो 360 ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, दोनों को कर दिया इक्वेट, प्रिंसिपल आ गया मेरा 6000। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ अ 10 डिजिट नंबर, ये दे रखा है, इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब बोला ये जो मेरा 10 डिजिट नंबर है, मैं एक बार लिख रही हूँ इसको, ठीक है, M3034 8 30348 462N। ठीक है, अब यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर N क्या है, आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपको बोला कि ये जो भी नंबर है ना मेरा, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 11, है ना। इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पर आना चाहिए कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल हम लगाते हैं 8 के लिए और 11 के लिए। अगर कोई भी नंबर ना 8 से डिविजिबल होता, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, if any number is divisible by 8, so last 3 digit should be divisible by 8। ये मेरा डिविजिबिलिटी रूल है किसका, 8 के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट के 3 डिजिट कम से कम 8 से डिवाइड होंगे। अगर ये डिवाइड होगा तो आप मान लो कि पूरा डिजिट आपका डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ पे मेरे पास है लास्ट में 6 2 और n है, अभी मुझे n नहीं पता क्या है, ठीक है, इसको लेकिन मुझे 8 से डिविजिबल बनाना है। तो बताओ 8, यहाँ पे मैं n की जगह क्या लिखूं ऐसा कि ये डिविजिबल हो जाए। आपको पता है कि 8 के टेबल में 62 तो नहीं आता, 62 तो नहीं आता, लेकिन क्या 56 आता है, क्या 56 आता है, 56 भी 54 आता है ना 6 के टेबल में, तो 8 के टेबल में 54 जरूर आता है। 54 अगर आएगा तो 54 के बाद देखो 55 56 57 58 59 60 61 62। एक सेकंड, हाँ, यस, नाउ व्हाट वी हैव टू सी कि 6 टू n को मुझे डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो आखिर n की वैल्यू क्या लूँ मैं ताकि मेरा ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 8 से डिविजिबल हो जाए, तो बताओ फटाफट क्या लेंगे हम, बताओ, अब खुद ही मुझे बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 6 टू 4 कर दूँ, है ना, यही पॉसिबिलिटी बची कि मैं 8 से इसको डिविजिबल कर सकती हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है, यस, तो क्लियर हो गया कि मेरी जो n की वैल्यू है भाई वो है हमारी 4। n की वैल्यू यहाँ से आपको पता लग गई, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, 8 8 8 या 64 होता है, 8 7 जा 56 हो गया, है ना, 8 7 जा 56 हो गया, तो 56 57 58 59 60 61 62 6 बचा आपके पास, तो ये 64 ही तो आएगा, है ना, 64 होगा तभी मेरा 8 से डिवाइड हो पाएगा, तो 8 8 जा 64, तो मेरा आंसर आ जाएगा 78। मतलब 8 से डिविजिबल है तभी जब मेरा n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है जी, तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब बोला है कि भाई पूरा का पूरा नंबर जो है ना वो मेरा 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो मुझे डिविजिबिलिटी रूल 11 की भी आनी चाहिए। तो अब मैं लिख रही हूँ सेम कहानी, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है डिविजिबिलिटी रूल का, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स at odd places is either 0 or a number divisible by 11। ये है मेरा डिविजिबिलिटी रूल किसका, 11 के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स, जो ऑड प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे मतलब कि भाई ये मेरा 1 नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ऑड पे जो है मतलब इस पे, है ना, इन सब पे, इन सब को अगर मैं ऐड करती हूँ, सम अप करती हूँ, तो क्या आना चाहिए, m प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, इन सब को अगर ऐड किया जाए
तो या तो ये 0 के बराबर हो या तो ये कोई ऐसा नंबर हो जो कि 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलो बाकी के देखें। मैं m प्लस 4 4 8 9 10 है ना, तो यहाँ पे m प्लस 10 आ रहा है। ठीक है, m प्लस 10 आ रहा है मेरा। ठीक, अब m प्लस 10 जो है वो मेरा क्या होगा? m प्लस 10 मैं ऐसा यहाँ पर क्या लिखूं? ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या नंबर मुझे बेसिकली m लिखना चाहिए कि या तो ये 0 हो जाए, ठीक है, या तो ये 0 हो जाए, या तो फिर बोला कि 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, या तो ये 0 हो जाए या तो 11 से डिविजिबल हो जाए। बताओ 11 से डिविजिबल कौन होता है? 11 है ना, फिर 22, फिर 33, ये नंबर्स आपको पता है डिविजिबल होते हैं। ये 10 लिखा है, तो 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं? 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये इससे डिविजिबल हो जाए? बोलो, 10 से ऐसा 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये आपका डिविजिबल हो जाए? बोलो। यस, अब यहाँ से एक और तो इक्वेशन बना सकते हो ना। कंफर्म करने के लिए कहा था मैंने, ऑड प्लेसेस पे जो होते हैं उनको सम अप करते हैं वैसे। तो ये मेरे ऑड प्लेसेस पे हो गए। फिर आपके ऑड प्लेसेस पे और कौन से हो सकते हैं? ये भी तो ऑड प्लेसेस पे हैं, है ना, ये भी आपके ऑड प्लेसेस पे हैं, राइट। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ से लिख देती हूँ मैं, 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस n, और n की वैल्यू 4 है, मैं निकाल चुकी हूँ, है ना। तो कितना जाएगा? 3 3 6, 6 4 10, 18, 19 20 21 22 23 और 24। ये मेरी आगे है आंसर यहाँ पर 24। ठीक है ना, ये आ गया है मेरा 24। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो मैंने एक ऑड प्लेसेस का एडअप किया। ठीक है, अभी मैं इसको 0 ही हटा रही हूँ, है ना। एक ऑड प्लेसेस का मैंने एडअप किया तो ये आ रहा है, दूसरे ऑड प्लेसेस का किया तो ये आ रहा है। अब जब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, डिफरेंस। तो अब मैंने क्या किया, 24 माइनस m माइनस 10। ठीक है, जब डिफरेंस निकालूंगी तो मुझे डिफरेंस ऐसा आना चाहिए कि या तो वो डिविजिबल हो 11 से या तो वो 0 हो जाए। ठीक है, तो 24 माइनस 10 हो गया मेरा कितना? 14। 14 माइनस m। ठीक है, 14 में मैं क्या करूं भाई? 14 में मैं क्या करूं? आपको पता है 11 11 से डिविजिबल है, तो 14 में मैं 3 अगर माइनस कर दूं, है ना, 14 में अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा, और ये 11 से 11 डिविजिबल हो गया। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि m की वैल्यू मेरी 3 होनी चाहिए। m की वैल्यू जो है वो मेरी 3 होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू हमारी 4 है, तो मुझे क्या निकालना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 18। m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, माइनस 18। इनको ऐड करो फटाफट, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 25। 25 माइनस 18 आपने किया तो कितना हो जाएगा? 7। यस, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है वो मेरा एकदम सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरा डिविजिबिलिटी रूल पे पूरा बेस्ड। अगर 8 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, तो हमें क्या देखना होता है कि लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर 11 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑड डिजिट्स निकालो, फिर दूसरे ऑड डिजिट्स निकाल दो। उन दोनों को जब हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करके या तो वो 0 आना चाहिए या तो वो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो वो 11 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा केस मिल गया तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल यूज करके आपने अपना काम कर लिया। ठीक है ना, चलिए, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक अपने 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी, और नेक्स्ट पार्ट में आपका ये CUET 2023 का जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2024 ऑलरेडी हो चुका है, 2023 भी हम अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स लगे, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी आपके पास क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। विच नंबर कैन बी फिल्ड एट अ प्लेस ऑफ। तो आपके पास एक ये 3 फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब 3 फिगर्स में यहाँ पर जो भी दे रखा है, बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। मतलब ये मिसिंग एलिमेंट टाइप का आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ पर जितने भी आपके फिगर्स हैं, उन फिगर्स में से आपको ये पहचानना है कि ये नंबर्स के अंदर क्या लॉजिक है, ये नंबर्स जो है वो किस तरीके से लिखे गए हैं।
राइट। जो लॉजिक आपका यहाँ पर अप्लाई होगा सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम यहाँ पर अप्लाई करके ये वाला हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वीडियो को करो पॉज और ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का। ठीक है, हो गया, बहुत बड़ी बात है ना। और अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, अब आप वीडियो को प्ले करते हैं और क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा 84, यहाँ पर 14, यहाँ पर 12। तो हमें एक चीज नजर आ रही है भाई तीनों ही में, है ना। यहाँ पे 81, यहाँ 18 9, यहाँ पे 88, यहाँ पर आपको पता लगाना है दिस इज 11, है ना। तो ऊपर वाले जो डिजिट्स है ना वो सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, और यहाँ जो दोनों दे रखे हैं वो छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब जो भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, मैंने कहा जब भी नंबर्स होते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके अलावा और कोई ऑपरेशन तो नहीं लगा सकते हो आप, है ना। तो जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा मेरा, वो इन दोनों को मिलाकर ही आपका ये नंबर आ रहा होगा, बिकॉज ये दोनों छोटे नंबर ये बड़ा नंबर। तो ऑपरेशन इन दोनों में क्या आप ऐसा लगा सकते हो कि आपको 84 मिल जाए। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अच्छा 14 और 12 है, अगर मैं 14 इंटू 12 करती हूँ, अगर मैं मान लो कि भाई मुझे बड़ा नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना, कि जब भी कोई छोटे से बड़ा नंबर है इसका मतलब या तो आप प्लस कर रहे होगे या तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे। जब छोटे से बड़े नंबर से छोटा नंबर जाना होता है तो या तो माइनस होता है या तो डिवाइड होता है, ये बात आपको पता है। अब ये दोनों छोटे नंबर्स मुझे बड़ा नंबर बनाना है, तो या तो प्लस करूंगी या तो मल्टीप्लाई। अगर प्लस करेंगे तो भाई बहुत ही आपका इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैंने 14 इंटू 12 किया तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो आपको आंसर मिलेगा 168। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 84 है, तो 168 से भी छोटा नंबर है। तो बताओ क्या 168 से आप 84 ला सकते हो क्या? हाँ ला सकते हैं। अगर मैं इस नंबर को कर दूं डिवाइड 2 से, तो अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और ये लो मेरा आ गया 84। मतलब क्या ऑपरेशन लगाया है कि इन दोनों नंबर को करो मल्टीप्लाई, फिर जो मेरा नंबर आएगा उस नंबर को करो डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो नंबर आएगा उसको करो डिवाइड बाय 2, यहाँ लिखती हूँ। इन दोनों को करा मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आया मेरा उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, ये काम करना है बेसिकली। चलो यहाँ पे भी सेम काम करते हैं। तो 18 इंटू 9 कितना होता है भाई? 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा मेरा? 162। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मतलब 81। और देखो यहाँ पर 81 ही दे रखा है, तो हमें लॉजिक पता लग गया, सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो मैं मान लेती हूँ एक्स, राइट। तो x इंटू 11, दोनों को किया मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय किया 2, तो मेरा किसके बराबर आना चाहिए? 88 के बराबर आना चाहिए। ये रही आपके पास इक्वेशन, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास 11x इज इक्वल टू 88, 2 जा कितना हो जाता है भाई? 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16 और ये 17। ठीक है, अब आप इसको सिंपली काट सकते हो किससे कि भाई 11 1 जा 11 होता है, फिर यहाँ पर 6 बचा, तो मतलब 11 6 जा 66। तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16। ठीक है ना, तो हमने सेम ऑपरेशन लगाकर सिंपली x की वैल्यू निकाल ली कि x मेरा जो है वो 16 होगा। ए वाला ऑप्शन जो है वो मेरा एकदम सही है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सावी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हर कैपिटल एट 10% गेन। अब ध्यान से भाई स्टेटमेंट को पढ़ना आपका, ठीक है। ये आपका बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि कितना गेन हो रहा है कितना आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट तो नहीं है, गेन के बारे में बात कर रहा है। तो सावी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हर कैपिटल एट 10% गेन। अब ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन को कि सावी जो है ना उसने क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया है 1/3 ऑफ हर कैपिटल। मतलब अगर उसके पास एक्स कैपिटल है, एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज है, तो वो एक्स अमाउंट में से सिर्फ 1/3 कैपिटल ही इन्वेस्ट करती है। ठीक है, पूरा नहीं उसने इन्वेस्ट किया है, 1/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है एट 10% गेन पर। ठीक है, फिर बोला 1/4 एट 20% गेन पर। मतलब एक बार उसने 1/3 ऑफ हर कैपिटल इन्वेस्ट किया है 10% गेन पर, फिर उसने 1/4% इन्वेस्ट किया है 20% गेन पर, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचा उसको किया है 30% गेन पर। ठीक है, अब बोला है लास्ट में कि इफ हर इनकम फ्रॉम गेन इज, मतलब जो गेन हुआ है उससे अगर उसकी इनकम 50,000 है फ्रॉम गेन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि गेन से जो उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो उसको मिला है, उसकी जो इनकम है वो आपका 50,000 है, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल इज, मतलब उसके पास टोटल कितना कैपिटल था। तो हम मानकर चलना पड़ेगा पहले कि लेट सावी कैपिटल
बी एक्स। पहले तो ये मान लेते हैं कि भाई उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज है, अब इसी एक्स में से वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो उसने एक बार इन्वेस्ट किया है क्या, 1/3 ऑफ हर कैपिटल। तो 1/3 ऑफ हर कैपिटल मतलब 1/3 ऑफ एक्स, है ना, यही हुआ ना, 1/3 ऑफ कैपिटल, और कैपिटल मैंने एक्स लिया है, तो 1/3 ऑफ कैपिटल एट 10% गेन। तो ये जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 10% गेन पे किया है। 10% गेन मतलब कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10% से। अब इसको हम जरा सॉल्व करें तो मेरे को कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ से 0 से 0 गया और ये आ जाएगा मेरा x/30, ठीक है। तो ये जो x/30 निकला है ना, ये गेन निकला है, गेन है ना, ये गेन निकला है, बिकॉज मैंने कहा कि भाई उसने 1/3 ऑफ हर कैपिटल इन्वेस्ट किया है एट 10% गेन, तो ये गेन आया है टोटल, ठीक है। मतलब इसको इतना गेन हुआ होगा जब वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करती है 10% पर, तो इतना उसको गेन मिला है। अब सेकंड बोला कि जब वो 1/4 ऑफ हर कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो उसको 20% गेन मिलता है, ठीक है, 20% गेन मिलता है। सॉल्व करो इसको भाई, 0 0 कट गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर मेरा आ जाएगा x/20। तो ये x/20 मुझे गेन मिला है कब, ये मिला है जब उसने 1/4 ऑफ कैपिटल 20% गेन पर इन्वेस्ट किया था। अब बोला है कि रिमेनिंग जो भी बचा वो 30% गेन पर मिल रहा है, ठीक। तो पहले तो मुझे रिमेनिंग निकालना पड़ेगा ना, रिमेनिंग मुझे निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग कैपिटल मेरा क्या होगा, पहले तो रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग कैपिटल क्या होगा, देखो रिमेनिंग कैपिटल क्या है, मेरे पास जो टोटल कैपिटल मैं मानकर चल रही हूँ, जो मैंने लेट किया है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, लेट करने वाला मेरा एक्स है, ठीक है, लेट करने वाला मेरा एक्स है। तो टोटल में से ही तो मैं माइनस करूंगी, टोटल में से ही माइनस करूंगी, तो टोटल मेरा एक्स है, इसमें मैंने क्या किया, 1/3 ऑफ हर कैपिटल है x/30, ठीक है। इस ये टोटल वैल्यू, इस टोटल में से ही ये है और रिमेनिंग कैपिटल भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये और ये मतलब x-30 x-20, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या मुझे रिमेनिंग पार्ट नहीं मिल जाएगा, क्या मुझे यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट नहीं मिल जाएगा, बोलो जल्दी से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट नहीं मिल जाएगा, सिंपल थी कहानी एकदम, है ना। ये मेरा 1/3 पर जब मैंने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया तो x/30 गेन है, 1/4 कैपिटल इन्वेस्ट किया तो x/20 गेन है, x मेरा टोटल है, तो टोटल में से इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो मुझे रिमेनिंग कैपिटल मिल जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि कितना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर है मेरे पास 30, यहाँ पर है मेरे पास क्या 20, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा ये हम गेन क्यों माइनस कर रहे हैं, ना 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 गेन नहीं माइनस करेंगे, गेन नहीं माइनस करेंगे, ये तो आपका 1/3 पर, ये 1/3 ऑफर कैपिटल और 1/4 ऑफर कैपिटल, सिर्फ ये माइनस करना है, दिस वाज द टोटल, है ना। और ये 1/3 तो माइनस करेंगे x/3 और माइनस करेंगे x/4, है ना। चलो x/3 या x-4 इसमें से हम माइनस करेंगे, बिकॉज x टोटल था और इतना इसने इन्वेस्ट कर दिया, इतना उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट हमें इन्वेस्टेड पता करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, 4 और 3 है तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 12x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 4 जा 12 होता है तो -4x आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है तो -3x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 12x - 4x, ठीक है। 12 - 4 आपका हो जाएगा, ओके, फिर -3 मतलब 5x आ जाएगा आपका, 5x/12, ठीक है। तो रिमेनिंग कैपिटल मैंने निकाल लिया कि भाई ये था 1/3 ऑफ x, ये 1/4 ऑफ x, जो बचा हुआ उसका है वो है 5x/12, ठीक है, 5x/12। और रिमेनिंग कैपिटल के लिए ही बोला है कि 30% गेन उसको मिल रहा है, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल के लिए 30% मिल रहा है, मतलब अब ये वाली कहानी निकालेंगे। तो रिमेनिंग कैपिटल है मेरा 5x/12 और इतने रिमेनिंग कैपिटल पे उसको 30% गेन मिल रहा है, 30% गेन। अब आगे बात समझ में ना, यहाँ से 0 से 0 गया, 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10, तो मुझे मिला है यहाँ पर x और नीचे 4 2 जा 8, x/8 मुझे मिल चुका है रिमेनिंग कैपिटल का गेन, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, अब एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। x मेरा टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल था, उस x में से 1/3 जब उसने कैपिटल का इन्वेस्ट किया तो उसको इतना गेन मिला है, ठीक है। 10% गेन पर इतना गेन मिला है। 1/4 ऑफ कैपिटल जब इन्वेस्ट किया 20% गेन पे तो उसको इतना गेन मिला है। अब बोला रिमेनिंग कैपिटल जो भी होगा, तो मैंने पहले रिमेनिंग कैपिटल निकाला है, तो उस रिमेनिंग कैपिटल पे 30% गेन पे अब देखो उसको कितना गेन मिल रहा है, इतना गेन मिल रहा है। अब बोला है कि इफ हर इनकम फ्रॉम गेन, सारे गेन को मिलाकर
अगर उसकी इनकम 50,000 है तो अब मैं सारे गेन ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, है ना, ये वाला और ये वाला। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, मतलब कि x/30 प्लस x/20 प्लस x/8, अगर मैं इन तीनों कैपिटल्स, इन तीनों गेन्स को मिला दूं तो वो मेरा इनकम क्या है, 50,000 के बराबर है। बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। x ही आपका कैपिटल है जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे मेरे पास 30 है, 20 है ना, और 8 है। तो क्या लूँ भाई, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा मेरा 120, ठीक है। तो 3 4 जा होता है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4x, ठीक है। 2 6 जा 12 होता है तो मेरा आ जाएगा 6x प्लस 8 के टेबल में कब आता है यहाँ पर, 15 जा, है ना, 15 8 जाएगा आपका 120, तो 15x हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब ये है हमारा 50,000 के बराबर। सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, 6 4 10 और ये 20 और 25, 25x इज इक्वल टू 25x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कर लो, 12 5 जा आपका 60 होता है ना। 12 5 जा आपका क्या होता है, 60 होता है। अब आपके पास जीरो कितने बचे हैं, 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो मैं लगा दूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, इसको मैंने सिंपली, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे ये है, इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 25 को अगर मैं 25 बन जाए 25 और ये आ जाएगा आपका 24,000, 24,000, और x की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 24,000, x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 24,000। कहाँ गया, टू नहीं, 1000 नहीं है, सॉरी, एक और जीरो आएगा ना, एक और जीरो हमने मिस कर दिया है, तो 2,40,000। लो जी, बी वाला ऑप्शन जो है वो मेरा एकदम सही है, 2,40,000, ठीक है। एक बार खुद से आप कैलकुलेशंस कर ही सकते हो आराम से, ठीक। आ गया आपको समझ में, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पर हमें ये देखना था कि आपको कैपिटल समझ में आना चाहिए कि आप क्या लेट कर रहे हो, ठीक है। उसके हिसाब से हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, 2,40,000 हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, वैसे जल्दी मतलब क्वेश्चन कभी कभी समझ ही नहीं आते हैं कि क्या गेन की बात कर रहा है ना। तो आपको इक्वेशंस ढंग से फॉर्म करनी होती हैं, बस इसमें इतना ध्यान देना है कि इक्वेशन आप कहीं गलत ना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गलती से हमने x/30 x/20 लिख दिया था, वो नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि वो मैं गेन निकाल रही हूँ, है ना। वो लास्ट में ही आपका कैलकुलेट होगा कि पूरा इनकम गेन से मेरा 50,000 के बराबर है, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट तो मेरा ये था ना, तो x/3 और x/4 लिया गया है। चलो जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इफ व्हेन मींस, व्हेन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब ये लोग, इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसा दे रखा है आपको वैसा मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। व्हेन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और बोला है यू का मीन्स डिवाइड है, ठीक है, और बोला है कि कम का मतलब सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, और बोला है कि विल का मीन्स प्लस है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, लिखा है 8, फिर लिखा है वेन, वेन का मतलब था मल्टीप्लिकेशन, फिर लिखा है 12, फिर विल है, विल का मतलब है प्लस, ठीक है, फिर लिखा है 16, फिर यू का मतलब है डिवाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, 16 डिवाइड, फिर 2 आ जाएगा, फिर कम, कम का मतलब है सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे 10। अब आपको पता है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन होती है जहाँ पे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आ जाता है, तो आपको ऑलवेज फॉलो करना होता है बॉड मास। इतना बेसिक चीज आपने मैथ्स में पढ़ा है। ये होता है ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं जो आप ब्रैकेट ओपन करो, है ना। तो मेनली यहाँ से कहानी शुरू है कि पहले मैं डिवाइड करूंगी, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करूंगी, फिर एडिशन करूंगी, सबसे लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। सो दिस इज द ऑर्डर यू हैव टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम, ठीक। तो 8 इंटू 12 एज इट इज लिखा, प्लस 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 12 8 से कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और ये 9, 96, ठीक है। अब मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब मुझे एडिशन करना है पहले, अब मैं ऐड करूंगी, तो 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा, 104, ठीक है, माइनस 10, तो 104 माइनस 10 अगर आपने किया तो आ जाएगा आंसर मेरे पास 94 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा मेरा सी वाला ऑप्शन।
तो बॉडमास को फॉलो करना था हमें, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, और इस तरीके से आपने आंसर लिया है 94। आगे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। अगर आपको एपी ही नहीं पता तो क्या होता है, फिर आप कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व। तो ए इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी क्या कहता है, व्हाट एपी सेज कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। सिंपल सी कहानी एकदम, कि भाई कोई भी जो कंसेक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक जो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपका कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो पहला ऑप्शन देखो, 11 के बाद 7 लिखा है, कितना डिफरेंस है भाई, कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 7 के बाद 8 9 10 11, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 11 में से 4 घटा रहे हो आप तो 7 आ रहा है, फिर 7 में से 4 घटाओगे तो आपको 3 ही मिल रहा है। 3 में से अगर मैं 4 घटाऊंगी तो -1 आएगा, है ना। 3 से आपका 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1। ठीक है, -1 में अगर मैं -4 करूंगी तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज जो मुझे कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस मिल रहा है वो मुझे सेम मिला, है ना। चलो अब 0 से -3, मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर 0 से पहले -1 फिर -2 फिर -3, तो मैं यहाँ पे -3 कर रही हूँ। फिर -3 से -6, बिल्कुल सही है, -6 से -9, -3 हुआ है सब में। ठीक है, अब देखो 3 से 9, इसका मतलब आपने यहाँ पर ऐड किया है 6। अब 9 से 19, भाई 10 ऐड कर दिया। अब आप समझ गए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इन दोनों में समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 से 13, इसका मतलब 4 ऐड किया है। 13 से 17 4 ऐड किया है, 17 से 21 4 ऐड किया है, और 21 से 25 भी 4 ऐड किया है। तो मेरा ए बी डी चारों ऑप्शन मेरा एपी है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर कांस्टेंट आ रहा है, बट सी वाले में कांस्टेंट नहीं है। इसका डिफरेंस 6 था, इसका डिफरेंस 10 आ गया, फिर 19 से 33 अलग डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया, दिस इज नॉट एन एपी, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो the ratio of the base radii of a cylinder and a cone is 3:4 and their heights are in the ratio of 2:3, then the ratio of their volume is। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वो फिगर्स हम पहले फटाफट बना लेंगे। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर इसमें नहीं है क्या, सिलेंडर नहीं है शायद तक इसमें, है ना, छोड़ो कोई बात नहीं। एंड देयर कोन, कोन दे रखा है क्या, कोन भी नहीं दे रखा है, अरे रे कोई बात नहीं, हम ट्राइंगल बना के कोन बना लेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा, दिस इज माई कोन। कोन क्या होता है आपका, हैप्पी बर्थडे वाला जो आपका कैप आता है, दैट इज कोन, हैप्पी बर्थडे वाला कैप, है ना। तो रेशियो ऑफ द बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर भी मैं बना ही लेती हूँ। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर कैसे बनाए, सिलेंडर कैसे बनाए, सिलेंडर बनाते हैं हम इससे। ठीक है, ठीक है, मैंने सिलेंडर और कोन बना लिया। क्या क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द बेस रेडियाई, बेस रेडियाई। ठीक है, मतलब ये कौन है, तो बेस रेडियाई क्या हो जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट से लेकर ये वाला बेस रेडियाई। ठीक है, इसको मैं आर से डिनोट करती हूँ। बेस रेडियाई ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज, तो यहाँ पर कोन का और सिलेंडर का दोनों यहाँ पर अलग अलग आपका आर आएगा, तो इसको मैं अगर आर कह रही हूँ तो इसको मैं आर डैश कह देती हूँ। ठीक है, तो बोला है रेशियो ऑफ बेस रेडियाई ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेशियो है मेरा आर डैश, और कोन का जो है मतलब आर, ये रेशियो है 3/4। ठीक है, फिर लिखा है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, इसका जो हाइट है, तो आपको पता है कि कोन का हाइट पूरा ये होता है h। ठीक है, सिलेंडर का हमारा जो हाइट है वो पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चलेंगे, तो ये है मेरा h डैश। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर का और कोन का आपको रेशियो क्या दे रखा है, पहले सिलेंडर का लेना है, मतलब कि h डैश और h, ये रेशियो है मेरा 2/3। तो अब बोला है कि देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का मैं यहाँ पर आर डैश ले रही हूँ, तो यहाँ पर आर डैश आएगा। ठीक है, आर डैश का स्क्वायर अपॉन में एच डिवाइड बाय,
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है π/3r²h, π/3r²h, ठीक है। लेकिन कोन की जब मैंने बात करी है, अच्छा यहाँ पर भी डैश आएगा, h डैश, ठीक है। जब मैंने कोन की बात करी है तो रेडियस मैंने r ही लिया है, h ही लिया है, डैश वगैरह नहीं लिया है, एज इट इज मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो फटाफट। इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या मिला, पाई से पाई तो कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, ये नहीं 3 मेरा डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब r डैश स्क्वायर अपॉन में r क्या था, मतलब r डैश अपॉन r क्या था, 3/4, तो r डैश बाय r क्या है, 3/4। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3/4 का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। फिर h डैश बाय h ये क्या है मेरा 2/3, तो इंटू करूंगी मैं 2/3। इसको हमें सॉल्व करना है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा होता है 9 इंटू 2 और 4, तो 2 2 जा 4, तो 9/2 जो है वो मेरा यहाँ पर 2 है क्या, 3 3 जा 9, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया ना, स्क्वायर करना है ना। 4 4 जा होता है 16, 4 4 जा होता है 16, तो 2 से कट गया और 2 8 जा 16 होता है, तो मेरा रेशियो जो आया है वो आया है 9/8, मतलब कि 9:8, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। फिर सिंपली सॉल्व कर लिया, आ गया मेरा रेशियो 9/8, मतलब 9:8। चलिए जी, तो v1 यहाँ पे लिख देती हूँ, v1/v2 इज इक्वल टू 9:8, सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रीड द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये कुछ आपको एक दे रखा है अरेंजमेंट, विच ऑफ द अबव इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 9 and 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में करते हैं तो गलत हो जाता, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली करना है। लिखा है कि भाई कौन सा इनमें से एग्जैक्टली मिडल में है, किसके, 9 और 8 के, तो 9 कहाँ है, ये रहा, 8 कहाँ है, ये रहा, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा आ रहा है। तो क्या ही है क्वेश्चन में भाई, देखो 9 के इधर का 1, 9 8 के इधर का 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, मिडल कौन आया, मिडल आया मेरा x, करेक्ट आंसर इज x, ठीक। एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था भाई इसमें, एकदम ही नहीं था कुछ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। फाइंड द नेक्स्ट वन इन द फॉलोइंग सीरीज, अच्छा ठीक है, आपको एक सीरीज दे रखी है, मैं लिख देती हूँ ZAY, फिर क्या लिखा है XBW, फिर क्या लिखा है VCU, फिर क्या लिखा है TDS, और यहाँ पे है आपके पास ये डैश, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएं और लेटर्स दे रखा हो, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि पहले इनका नंबर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सी फिलोरक्स लिख लूँ क्या, तुरंत ही हम इनका सी फिलोरक्स लिख लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 15 18 और 21 और 24, 3 की टेबल लिख लिए, ठीक है। और बाकी के बीच में हम लिख ही लेंगे, ठीक है। चलो, z का नंबर क्या होता है फटाफट बताओ, XYZ, z तो हो गया 26, a का नंबर 1 ही होता है, y का नंबर क्या होता है, जब x 24 है तो XYZ, तो मेरा ये हो जाएगा 25, ठीक है। बताओ x अगेन 24 ही है, b आपको पता है 2 है, WUVW, तो W आएगा मेरा 23, ठीक है। V है मेरा 22, C है मेरा 3, U है मेरा 21, ठीक है। T क्या हो जाएगा RST, तो T हो जाएगा मेरा 20, D हो जाएगा 4 और S हो जाएगा मेरा 19। मैंने सबके नंबर्स लिख लिए, अब मुझे यहाँ पर रिलेशन निकालना है कि कैसे कैसे आया होगा। अब आप जरा देखो, ध्यान से देखना, आपने क्या देखा कि फर्स्ट में मेरे पास ये 26 था, पहला लेटर, इस वर्ड का पहला लेटर 26, 26 से हम 24 पे गए हैं, है ना। देखो 26 से हम 24 पे गए हैं, मतलब कि मैंने किया है -2, है ना, -2। फिर 24 से हम फर्स्ट लेटर देखें तो 22, -2 ही हुआ है। 22 से हम देखें तो -2 ही हुआ है। तो जब यहाँ से आप -2 करोगे तो मतलब 20 से आएगा आपका 18, और 18 नंबर पे कौन होता है, R होता है, तो R लिख देंगे, ठीक है। और चलो देखें और क्या क्या डिफरेंस है। अब देखा मैंने, ये लिखा है मेरा 1, ठीक है, ये मैंने लिखा है 1, 1 के बाद 2 है, मतलब +1 किया है, ठीक है। 2 के बाद मेरा 3 है, +1 किया है, 3 के बाद मेरा +1 है, मतलब 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी अगर मैं +1 करूंगी तो 4 के बाद आता है 5, और 5 पे मेरा आता है क्या, E, है ना, 5 पे मेरा आता है E, ठीक है। लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले को भी एक बार फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। 25 से 23 मतलब कि किया है -2, है ना, -2 ही तो हुआ है,
23 से 21 -2, 21 से 19 -2, 19 से -2 कितना हो जाएगा? 17, 17 है ना, सही है ना? हाँ 17, तो 17 क्या हो जाएगा मेरा? 17 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि OPQ इज 17, क्यू आ जाएगा हमारा। तो मेरा करेक्ट आंसर है REQ, REQ, पहला ए वाला ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, एकदम आसान था। ठीक है, नंबर्स लिख लिया करो तो आसान हो जाता है काम, इसलिए सी फिलोरक्स जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ गए हम। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। ठीक है, 5 स्टूडेंट जो है वो एक सर्कल में खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लूँ क्या? बना लूँ क्या फटाफट? चलो, ये मैंने सर्कल बना लिया है। ठीक है, अब 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ओके, दे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सबका फेस किस साइड है? सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ इनका फेस है। इस तरीके से ये लोग खड़े हैं। लिखा है अजय इज बिटवीन अमर एंड अमन। ठीक है, अब जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे मैं इन लोगों को यहाँ पे बैठाते जाऊंगी। ठीक है, चलो पहले तो देख लो कितने लोग हैं आखिर। अजय, अमर, अमन, आलोक, सबका ए से ही है। अमित, बाप रे बाप, सब ए से ही नाम दे रखे हैं। चलो जैसे जैसे दे रखा है वैसे लिखते जाऊंगी मैं। लिखा है अजय इज बिटवीन अमर एंड अमन। तो अगर अजय यहाँ पर है तो क्या बोल रहा है कि अजय इज बिटवीन, अजय किसके बीच में बैठा है? अमर और अमन के। तो यहाँ पर अमर होगा और यहाँ पर कहीं अमन होगा, है ना, ये इनके बीच में बैठा है। फिर क्या लिखा है? आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित। तो अभी अमित को तो मैंने बैठाया नहीं है। ठीक है, तो अभी आलोक अमित के लेफ्ट पे है। अभी इस स्टेटमेंट को रुक जाते हैं। फिर लिखा है अमर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक। अमर जो है, अमर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट पे है किसके? आलोक के। तो बताओ जब सबका फेस जो है सेंटर ऑफ द सर्कल पे है, ठीक है, तो यहाँ पर बैठा होगा क्या हमारा? कौन? अमर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आलोक। क्या यहाँ पर मेरा आलोक बैठा होगा क्या? क्योंकि लिखा है अमर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक, आलोक के इमीडिएट लेफ्ट में अमर बैठा हुआ है। तो आलोक का चेहरा सेंटर की तरफ है तो इसका लेफ्ट इधर हुआ, इसका मतलब आलोक के इमीडिएट लेफ्ट में अमर बैठा है। मैंने बिल्कुल सही यहाँ पर अनुमान लगाया है ना, सही है एकदम। उसके बाद देखो अब ये वाला स्टेटमेंट फिर से वापस आ जाए, है ना। लिखा है आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित, और आलोक जो है ना वो अमित के लेफ्ट में है। तो मतलब अमित कहीं मेरा यहाँ पर बैठा होगा। तो अमित का लेफ्ट ये हुआ और आलोक इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमित। इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं लिखा है बट लेफ्ट लिखा है, तो अमित मेरा कहीं यहाँ पे बैठा होगा। तो भाई जैसे जैसे लिखा था वैसे मैंने इन लोगों को बैठा दिया। अब बोला है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अजय। राइट ऑफ अजय, अजय कहाँ है? ये रहा। अजय के एकदम इमीडिएट राइट में कौन है? भाई आप गड़बड़ कर दोगे अगर आपने देखा ऐसे कि अजय, अजय के राइट में तो अमन है। अरे भाई गलत हो गया, आपको दे रखा है इन सब का फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो ये इसका चेहरा इधर है, ऐसे बैठा है भैया, ऐसे इसका चेहरा इधर। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट क्या होगा? इसका राइट मेरा इधर नहीं है, इसका राइट इस साइड है। ठीक है, तो अजय के राइट हैंड साइड अमर बैठा है, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अमर बैठा है, ए वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ये राइट और लेफ्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान रखना आपका राइट और लेफ्ट नहीं पूछ रहा है कि आपके राइट में। वो बोल रहे हैं कि वो लोग इस तरीके से बैठे हैं कि उनका फेस सेंटर ऑफ द सर्किल पे है। तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल में, है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल अगर मैं फेस कर रही हूँ तो मेरा लेफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट। ठीक है, अगर मैं इधर बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन फेस मेरा सेंटर किस तरफ है? यहाँ पर है। तो मेरा लेफ्ट क्या है? मेरा लेफ्ट ये है, मेरा राइट ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसका लेफ्ट किसका राइट क्या होगा, अकॉर्डिंगली जिस जैसे वो फेस करके बैठा है। अगर सेंटर की तरफ फेस है तो उसका लेफ्ट राइट उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है अमर। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी ही क्वेश्चन है इस 2023 के पेपर का। ठीक है, जीटी का। तो मैंने सारे क्वेश्चंस बेसिकली करा दिए, आखिरी क्वेश्चन है आपका 2023 का पेपर भी पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, 24 में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। चलिए, लिखा है क्वेश्चन इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या एक ट्राइंगल बना लिया जाए? ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट। ये लो जी, ट्राइंगल प्यारा सा बना ले, इधर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC इसके जो वर्टिसेस हैं उनको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,3, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5,
और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये एक्स वाई मुझे निकालना होगा पक्का। लिखा है एंड सेंट्रॉइड इज, अच्छा सेंट्रॉइड भी आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेंट्रॉइड दे रखा है आपको क्या 11/3 कॉमा 16/3, ठीक है। फिर बोला है देन एक्स कॉमा वाई इज, तो एक्स कॉमा वाई आपको मतलब सी का कोऑर्डिनेट आपको बेसिकली एक्स कॉमा वाई निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब कितने बच्चों को तो भाई सेंट्रॉइड ही नहीं पता होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि हर एक वर्टिसेस से, ठीक है, अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं, ठीक है, जो कि इस अपोजिट साइड को एकदम हाफ में कट कर दे, मतलब उसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि एक सेंटर से अपोजिट वाले साइड पर वो उनको बाइसेक्ट कर दे टू इक्वल पार्ट्स में। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को कुछ कह दूं, डी कह दूं, ठीक है, तो मेरा बी डी और सी डी बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम काम मैंने क्या किया, बी से मुझे एक लाइन खींचनी है ताकि आपका ए और सी बाइसेक्ट हो जाए, ठीक है। ये मुझे लाइन खींचनी है ताकि मेरा, इसको मैं पॉइंट कर देती हूँ ई, कि ए और ई बराबर हो जाए, ई और सी बराबर हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या किया कि सी से मैंने एक लाइन खींची है इसके ऑपोजिट में, ठीक है, सी से एक लाइन खींची है ऑपोजिट में, ताकि इसको नाम दे दिया एफ। बी और एफ मेरा बराबर हो जाए ए और एफ की, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बीच का पॉइंट आया, मतलब सेंट्रॉइड आपका एक पॉइंट है जो कि मिडल ऑफ ट्राइंगल में आता है, ठीक है। जब तीनों के तीनों जो आपके मीडियंस हैं वो आपके जहाँ पर कहते हैं बाइसेक्ट करते हैं, या बाइसेक्ट नहीं, जहाँ पर मीट करते हैं, ठीक है, तीनों मीडियंस जहाँ पर आपके मीट करते हैं, तो ये तीनों मीडियन बनाए मैंने और ये यहाँ पर मीट कर रहा है, दिस इज द सेंट्रॉइड। इसका आपको दे रखा है क्या कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये मेरा सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट है 11/3 16/3, ठीक है। चलो जी, ये है क्वेश्चन हमारा। अब आखिर हम कैसे निकालेंगे ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट? एकदम आसान है। देखो, जब यहाँ पर मैंने ए बी और सी इन तीनों का एक्स वाला पार्ट देखा, ठीक है, 1 3 और एक्स, ये जो एक्स वाला पार्ट देखा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी 1 + 3 + एक्स डिवाइड बाय, है तो टोटल 3 ही, तो डिवाइड बाय 3, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसके सेंट्रॉइड के बराबर। तो मेरा ये है क्या 11/3। मुझे एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, समझ में आया? देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्स कोऑर्डिनेट ले रही हूँ सबका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसका एक्स एक्स ही है, तो तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय किया मैंने किसका, जो मेरा टोटल नंबर है, टोटल नंबर मतलब 3 है टोटल, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये किसके बराबर आएगा, सेंट्रॉइड का एक्स वाला, तो सेंट्रॉइड का एक्स मेरा ये है, सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो ये मेरा इसके बराबर आ गया, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर एक मिल चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। एक और इक्वेशन बना लूँ पहले मैं, एक और इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट 3, इसका 5, इसका वाई, ठीक है। तो 3 + 5 + वाई डिवाइड बाय करोगे 3, और ये सेंट्रॉइड के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो 16/3 के ये बराबर है। तो दो इक्वेशंस मुझे मिल गई, इनको हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व। 3 + 1 होता है 4, पहले तो 3 से 3 काट दिया, 3 + 1 होता है 4, ठीक है। 4 + x = 11, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, x की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो 11 - 4, ठीक है। तो 11 - 4 मेरा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ गई है 7, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लो फटाफट। देखो 3 से 3 काट दिया, 5 6 7 8 होता है, ठीक है। तो y = 16 - 8, 16 - 8 मतलब 8, 8 8 16 होता है, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 8। और आपसे पूछा था x और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो x और y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 7,8, 7,8, दिस इज माय कोऑर्डिनेट 7,8। 7,8 कहाँ है, यस बी वाला ऑप्शन। उल्टा मत कर देना, 8/7 मत लिख देना, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो पहले x मेरा 7 है, y मेरा 8 है, तो 7,8 ही आएगा, 8/7 नहीं लिख देना। चलिए जी, तो यही था मेरा आखिरी क्वेश्चन एसएससी यूईटी 2023 के पेपर का, जनरल टेस्ट का। नाउ वी हैव कवर्ड 2023 का, और 2024 पेपर ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है। अब धीरे धीरे करके और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं पक्का ही आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट लगे यू कैन आस्क मी। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।